ओपी राजभर सपा ने सुबह सपा एनडीए गठबंधन पर बोला तीखा हमला। गठबंधन पर बोला कि सपा नेता फखरुल हसन ने कहा ओपी राजभर का ना कोई चरित्र है और ना कोई चेहरा है। तो शाह से मुलाकात के बाद अब राजभर की बात बन गई है और एनडीए का दामन राजभर ने थाम लिया है। और ऐसे में आपको बता दें कि अब जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आना भी शुरू हो गई है। लंबे समय से इसको लेकर के अटकलें देखी जा रही थी कि क्या कब बन सकती है बीजेपी के साथ राजभर की बात, और ये माना जा रहा था कि एनडीए में आखिर कब होंगे शामिल सुबह सपा से राजभर। लेकिन इन सभी अटकलों को अब विराम लग चुका है। सुबह सपा का गठबंधन का ऐलान हो चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि सबसे पहले अमित शाह ने ट्वीट कर इसको लेकर के जानकारी दी। उन्होंने साफ कहा कि राजभर के आने से पूर्वी उत्तर प्रदेश में मजबूती मिलेगी और यहां पर अब जो पैर है वो मजबूत हो जाएंगे एनडीए के। तो एनडीए भाजपा गठबंधन का ऐलान हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इसको लेकर के जानकारी दी है। राजभर जी के आने से यूपी में एनडीए को मजबूती मिलेगी। ये ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा ओपी राजभर ने गठबंधन पर ट्वीट किया, भाजपा और सुबह आए साथ, ये कहना रहा ट्वीट कर ओपी राजभर का। तो वहीं सपा ने सुबह सपा एनडीए गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। गठबंधन पर सपा नेता फखरुल हसन ने कहा कि ओपी राजभर का ना तो कोई चरित्र है और ना ही कोई चेहरा। तो लंबे समय से जो कयास लग रहे थे अब उसकी पुष्टि हो चुकी है। राजभर एनडीए का दामन थाम चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। तो राजभर के आने से एनडीए को मजबूती मिलेगी, यूपी में एनडीए और मजबूत होगी। और उसके बाद से ही अब प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी हैं। अब ये दो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले अमित शाह ने ट्वीट किया और इस बात की पुष्टि की कि एनडीए में सुबह सपा शामिल हो चुकी है, यानी कि एनडीए और सुबह सपा का गठबंधन हो चुका है। और उसके बाद राजभर ने ट्वीट किया और अपनी ओर से भी इस बात को लेकर पुष्टि की। तो 2024 से पहले बीजेपी और सुबह सपा, आपको बता दें कि एनडीए और सुबह सपा एक हो चुके हैं, गठबंधन हो चुका है। और उसके बाद ये दो ट्वीट, सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने की जानकारी अमित शाह की ओर से दी गई। ट्वीट कर उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि वो राजभर का स्वागत करते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनके आने से एनडीए और मजबूत होगी। तो 2024 से पहले बीजेपी और राजभर साथ साथ नजर आ रहे हैं, यानी कि सुबह सपा और एनडीए का गठबंधन हो चुका है। और इसको लेकर के ट्वीट कर जानकारी भी दी जा रही है। अमित शाह ने सबसे पहले ट्वीट किया और उन्होंने स्वागत किया राजभर का और कहा कि उनके आने से पूर्वी उत्तर प्रदेश में एनडीए और मजबूत होगी। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इससे कहीं ना कहीं ये एक इसको लेकर के कयास लगाए जा रहे थे और अब इसकी पुष्टि हो रही है। तो दोनों ओर से ट्वीट कर दिया गया है। तो अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि राजभर जी के आने से यूपी में एनडीए को मजबूती मिलेगी। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी गठबंधन पर ट्वीट कहा, भाजपा और सुबह सपा साथ साथ। तो औपचारिक तौर पर भी इसका ऐलान हो चुका है। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे और समीकरणों का कहीं ना कहीं अगणना हो रही थी कि अगर ऐसा होता है तो समीकरणों में क्या कुछ परिवर्तन आएगा, कितना ये फेवरेबल होगा एनडीए के। लेकिन अब सभी अटकलों को विराम लग चुका है। जो कयास लगाए जा रहे थे वो अब थम चुके हैं और चीजें यानी कि तस्वीर अब स्पष्ट हो चुकी है। 14 तारीख को माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी के द्वारा दिल्ली बुलाया गया। मैं और अरविंद राजभर पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव दो लोग गए। 14 तारीख को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक बातचीत हुई। पूरे देश में जो हालात हैं, जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में हर बिंदु पर गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित के उत्थान की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, वही लड़ाई पे चर्चा माननीय अमित शाह जी से हुई। माननीय जेपी नड्डा जी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को एनडीए में शामिल किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एनडीए में शामिल होने का जो आप लोगों ने बराबर चर्चा करते थे कि राजभर किधर, तो उसमें भी विराम लगाने की जरूरत घोषणा हुई कि हम एनडीए में शामिल हो गए। 18 तारीख की बैठक में जितने भी दल हैं, सभी दलों की दिल्ली में बैठक है, उसका भी आमंत्रण पत्र माननीय जेपी नड्डा जी के माध्यम से हमारे यहाँ पहुँच चुका है। 18 को वहाँ रहेंगे, उसके बाद शेष बातें वहाँ होती रहेंगी और आप लोगों को बताते रहेंगे। बड़े लंबे अरसे से कयास लगाए जा रहे थे। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी राज्य का हिस्सा होंगे और हम आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो गई है। आज माननीय गृह मंत्री जी ने सोशल मीडिया में जानकारी भी दी और राजभर जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबको बताया है। राज्य का कुनबा मजबूत हुआ है और ये अब स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम प्रदेश की सभी सीटों पर यानी 80 की 80 सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे। अरुण राजभर जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज जो एनडीए में पूरी तरह से जिस तरह से बातें निकल के आ रही थी, आज ऐलान हो जाएगा एनडीए में आप लोग पूरी तरह से। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज एनडीए में शामिल होने के लिए माननीय राष्ट्र जी ने ऐलान किया है और माननीय अमित शाह जी ने ट्वीट करके ये जानकारी दिया है। इसके लिए मैं माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और नड्डा साहब को धन्यवाद देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि जो गरीब कल्याणकारी की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उसी लड़ाई को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज 20 वर्षों से लड़ाई लड़ रही है। दूसरी सीट पर सुना जा रहा है कि आज चुनाव लड़ेंगे, मुस्कुराहट ही बता रही, क्या कहें? देखिए, लड़ाई लड़ने का फैसला हमारी पार्टी का नेतृत्व करेगा, हमारे संगठन के लोग करेंगे, पार्टी के जिम्मेदार लोग करेंगे, ये हम नहीं तय कर सकते हैं। पार्टी जो फैसला करेगी, अगर लड़ाने का फैसला होगा लड़ेंगे, नहीं लड़ाने का नहीं लड़ेंगे। लेकिन पिछड़ों की जिस तरह बात की जाती है, जो पिछड़ों के मुद्दे थे, क्या इस भारतीय जनता पार्टी में उन मुद्दों को लेकर आपने बात की? देखिए, अगर पिछड़ों के हक में भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती तो मैं उनके साथ नहीं जाता। आप नीट में देखेंगे कि जो आरक्षण पिछड़ों को नहीं मिलता था, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको आरक्षण 27% देने का काम किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और उत्तर प्रदेश में भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने का भी काम अब माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, क्योंकि ये विपक्षी जो नेता थे ये नहीं चाहते थे कि गरीबों का उत्थान हो, पिछड़े दलितों का सशक्तिकरण हो, आदिवासियों का सम्मान आगे बढ़े। ये सब सिर्फ वोट के लिए ईडी सीबीआई के भय से सब गोल बंद हो रहे थे। अब उससे ये डरे हुए लोगों को, भ्रष्टाचारियों को अब प्रदेश की जनता और देश की जनता नकारने का काम करे। ठीक, ये तो अरुण राजभर जिनका साफ तौर से कहना था कि जिस तरह से बात हो गई, अमित शाह ने ट्वीट करके ये भी जानकारी दी थी, अब एनडीए का हिस्सा होंगे। रही बात दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने की, तो उस पर भी कहीं ना कहीं ये हो सकता है चर्चा हुई हो कि अरुण राजभर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश 80 सीटों पर अब किस तरह से जुगलबंदी होगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विपक्षी पार्टियों को लगातार तोड़ रही है, चाहे दार्शनिक चौहान की बात की जाए या अगर बात की जाए प्रकाश राजभर की, एनडीए के साथ हो गए। अब 2024 की लड़ाई एक निर्णायक तौर पर पहुंच गई। अब देखने वाला ये समय होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में 80 सीटों में कितनी सीटें किसके पास जाती हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं राशिद आरिफ, जेएमडी न्यूज, लखनऊ। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का न कोई चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है। कल तक भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के गाली देते थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए तरह तरह के गाने बनाते थे, विपक्ष को तरह तरह की नसीहतें देते थे। आज जाति जनगणना का सौदा कर लिया, पिछड़ों के आरक्षण का सौदा कर लिया, राजभर समाज, किसान, मजदूर, नौजवानों का सौदा करके पिता पुत्र ने मंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल के एनडीए में शामिल हो गए। पिछड़ों के आरक्षण का सौदा करने वाले, जाति जनगणना का सौदा करने वाले पिता पुत्र को उत्तर प्रदेश का पिछड़ा को जवाब देने का काम करेगा। तो सबसे पहले हमने ओपी राजभर को सुना और उसके बाद डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक को भी सुना और साथ ही अरुण राजभर का भी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर रही ये जाना हमने और सपा नेता का भी इस पर क्या रिएक्शन है ये भी हमने जाना। और अब इस विषय पर चर्चा करने के लिए कि क्या कुछ इस गठबंधन के मायने हैं, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ तो स्टूडियो में कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी, इसके साथ ही सपा से हमारे साथ जुड़े हैं नितेंद्र भाई जी और बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात गठबंधन पर कर लीजिए और रुख करेंगे इसके लिए हम वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी का। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, लंबे समय से अटकलें लग रही थी और लग ही रहा था कि ये होगा, लेकिन अटकलों को विराम लग चुका है, गठबंधन अब स्पष्ट हो चुका है। क्या कुछ मायने हैं इस गठबंधन के? नहीं, निश्चित रूप से ओम प्रकाश राजभर एक लंबे समय से
एक नए गठबंधन की तलाश में थे। देखिए, 3 प्रकार के नेता होते हैं। एक तो वो नेता होते हैं जो सत्ता के बिना नहीं रह सकते, दूसरे वो नेता होते हैं जिन्होंने राजनीति को व्यवसाय समझ रखा है, और तीसरे वो होते हैं जो सिद्धांतों पर चलते हैं। हालांकि तीसरे प्रकार के लोगों की संख्या बहुत कम रह गई है जी। अब राजभर बिना सत्ता के नहीं रह सकते। भाजपा में थे, मन माफिक काम नहीं हुआ तो कितना हड़कंप मचा दिया, क्या क्या नहीं बीजेपी को कहा, और जब उनको लगा कि नहीं कुछ अखिलेश का ठीक ठाक चल रहा है तो तुरंत उनके पास चले गए। जी। और फिर उसके बाद वहां पर जाने के बाद जब उनको लगा कि सीटें तो बढ़ गई लेकिन सत्ता नहीं मिलने वाली है, तो फिर उन्होंने वही राग अलापना शुरू कर दिया और बीजेपी, और उन्होंने बीजेपी के साथ मायावती से भी जो है एक तरीके से मैं कहूँगा बार्गेनिंग करने की कोशिश की। जी। मायावती को कह दिया प्रधानमंत्री इन्हीं को बनना चाहिए, विपक्ष इनको बना दे। क्या ये बीजेपी को नहीं लग रहा था? लेकिन उसके बाद भी बीजेपी की अपनी मजबूरी, और ये मजबूरी थी कि पूर्वांचल में कुछ सीटों पे उनका जो वोट प्रतिशत उन्होंने 50% के ऊपर का रख रखा है वो पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने देखा कि राजभर एक ऐसे हैं कि जिनसे कुछ लाभ हो सकता है, और उनके सर्वे में भी ये बात आ गई, तो उन्होंने राजभर को मनाने की कोशिश की। हालांकि राजभर ने क्या नहीं कहा, अभी 2 दिन पहले उनका बयान था, वो कह रहे हैं मेरे किसी शीर्षस्थ नेता से बातचीत नहीं हुई है। और एक बात और उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा 7 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में हम अपना एक रैली करेंगे और उस दिन गठबंधन का ऐलान करेंगे। जी। ये उन्होंने, उनका ये बयान है। और उसके बिल्कुल। बाद फिर एकदम वो अमित शाह ने बुला लिया, क्योंकि उन्होंने एक बात कह दी थी कि शीर्ष, तो शीर्ष में भाई अमित शाह है, उन्होंने बुला लिया और बस उनके बुलाने के साथ में वो गठबंधन के लिए राजी हो गए, जैसा कि पहले से लग भी रहा था। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी इशारा किया जा रहा था, और यही शायद वजह हो सकती है कि जब गठबंधन हो गया तो उनकी प्रतिक्रिया यही आई थी कि आखिर सपा की ओर बिना नाम लिए तंज कसते उन्होंने कहा था कि भाई हम कब तक इंतजार करते। लेकिन इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया हमारे साथ, जैसे कि नितेंद्र भाई जी भी जुड़े हुए हैं। देखिए, इशारा लगातार ओम प्रकाश राजभर की ओर से किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पाए उससे, और जो बाजी है वो एनडीए हाथ में मार ले गई और अमित शाह ने उन्हें बुला लिया और बात बन गई गठबंधन पर। कितना नुकसान होता नजर आ रहा है इस पर आपको? और आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कभी किसी के हो ही नहीं सकते। अभी जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, वर्मा जी ने, कि 3 प्रकार के नेता होते हैं, तो ये दूसरे टाइप के नेता हैं जो राजनीति को व्यापार समझ के करते हैं। और इनका पूरा का पूरा चरित्र उठा के देखा जाए, जब से इन्होंने राजनीति शुरू की, पहले इन्होंने अपनी राजनीति की जो प्राइमरी पाठशाला में एडमिशन लिया था वो बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी में कुछ समय तक काम किया, काशीराम जी के साथ काम किया, मायावती जी के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं रहे, टिकट की चाहत ने फिर दल छुड़वाया। इसके बाद में इन्होंने कुछ समय तक काम किया कौमी एकता दल के साथ में, उसके साथ कुछ समय तक काम किया सोनेलाल पटेल जी के अपना दल के साथ में। उसके बाद बात नहीं बनी तो फिर इन्होंने एक अपनी पार्टी का गठन किया। अपनी पार्टी के लगातार समय समय पर गठबंधन करते रहे। 2014 तक इनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं हुई, कोई चुनाव नहीं जीत पाए। इसके बाद इनको लगा कि नहीं, मुझे तो कहीं ना कहीं पावर में आना। भारतीय जनता पार्टी की जैसे की आदत है कि वो ऐसे तमाम नेताओं को, जब उनकी अपनी निजी हैसियत नहीं रह जाती है, उनको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पावर सेंटर पे लाने का काम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर को 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ और कुछ सीटें मिली, वो मंत्री बन गए। जो चुनावी राग पहले से अलापते थे वही उन्होंने सरकार के बीच में आने करके अपनी पहचान और अपना न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर लगातार तंज कसते हुए। 2 बातें उनके मुद्दे में लगातार होती थी, एक तो जातिवार जनगणना, दूसरा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट। हम लोग भी लगातार यही बात कहते चले आ रहे हैं। जब ये भारतीय जनता पार्टी में लगातार तंज कसते रहे और भारतीय जनता पार्टी ने इनकी एक भी नहीं सुनी, इनको दूर कर दिया, ये भाग कर किया है। जब 2000 अगला चुनाव इसका आया और फिर इनको लगा कि नहीं,
हमें आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ चले जाना चाहिए। इसमें चूंकि इनकी सरकार बनती दिखाई पड़ रही, जनता में उबाल दिखा ऐन वक्त पर समाजवादी पार्टी के साथ। बिल्कुल, बात वही है, ना चरित्र है ना चेहरा है, आपका बिल्कुल, ऐसा कहना है। समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े श्रीवास्तव जी, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, इनका कहना है कि ओपी राजभर किसी के नहीं हो सकते, ना उनका चरित्र है ना चेहरा है। एनडीए के कितने होने वाले हैं राजभर? देखिए नंदने, ये ओपी राजभर जी का जीवन बहुत जमीन से उठ के यहाँ तक पहुंचा है। उनके संघर्षों की लंबी कहानी है। इस संघर्ष के दौरान उनके बहुतों से गठबंधन हुए, टूटे। एनडीए में वो तीसरी बार आए। मैं सिर्फ इस पे इतना कह सकता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। हम बहुसंख्यक मतों में बिखराव नहीं चाहते जी। कितनी बनी रहेंगी ये, कहीं रूट ना जाए किसी बात पर? देखिए, पूर्वांचल में इस तरह से उनके समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जाने से समाजवादी पार्टी को सीटों में इजाफा दिखाई दिया। ओपी राजभर इसकी क्रेडिट समाजवादी पार्टी इसकी क्रेडिट उन्हें देना नहीं चाहती। इनका विषय है आज इसलिए है कि उनकी राजनीतिक हैसियत को पूर्वांचल में नकारा नहीं जा सकता। हम उनकी एनडीए में आने का स्वागत करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, आइए दिल्ली मिल करके देश की मुख्य धारा में शामिल होगी, देश के निर्माण में भागीदार होगी। जी बिल्कुल। देरी की क्या वजह मानी जाए? आखिर देरी क्यों हो रही थी? क्योंकि लंबे समय से इसको लेकर के अटकलें चल रही थी कि आखिर वो एनडीए का दामन थाम ही सकते हैं। माना यही जा रहा था कि होगा यही, लेकिन आखिर बात अटकी कहाँ थी और बात बनी कैसे? होता क्या है कि जब उन्होंने समाजवादी पार्टी से उनका मोह भंग हुआ था, अटकलें तब के दौर से लग रही थी कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए का दामन थाम सकते हैं। बहुत दिन से चर्चा चल रही जी। चर्चाएं चलती हैं, चर्चा होती भी रहती है, जिससे परिणाम को पहुंचने में समय लगता है। तो समय आ गया। आज ओपी राजभर जी ने खुद ऐलान किया कि हम एनडीए के हिस्सा बन चुके हैं और 18 तारीख की बैठक में हम शामिल रहेंगे। बिल्कुल। ऐसे में अब इन चर्चाओं का कोई औचित्य नहीं है, कहाँ की थी, कहाँ चल रही थी। ये सत्य है कि ओपी राजभर जी आज एनडीए के सदस्य हैं और हम सब मिलकर के 2024 में एक बिखरे विपत्ति को रौंदने का काम करेंगे। जी जी बिल्कुल। देखिए, अभी तो आप कह रहे हैं कि जमीनी नेता हैं, संघर्ष उनका देखा आपने, लेकिन कल तक अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा रहा था कि ओपी राजभर का साथ नहीं लिया जाएगा और उनकी ओर से भी यही कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं वैचारिक जो भिन्नता है वो बिल्कुल अलग है और ऐसे में संभव नहीं है। कुछ समय पहले ऐसे भी बयान आए हैं सामने। अब ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उनका दामन आपको थामना पड़ा और उनका साथ लेना पड़ा? देखिए, उन्होंने तो ओवैसी के साथ भी जाने की कोशिश की थी, लेकिन जो उनका मत क्षेत्र है या जो उनका जो मतदाता है वो ऐसे किसी गठबंधन में अपने आप को तो सुकून महसूस नहीं करता। हमारे उनके मतदाताओं की विचारधारा लगभग एक जैसी। हम सब भी उसी की लड़ाई लड़ रहे जिसकी वो लड़ रहे हैं और आज इस लड़ाई में भागीदार बनने की जरूरत है और इस लड़ाई को आगे ले जाने की जरूरत है। तो ओम प्रकाश राजभर जी को चीज समझ में आई, कहीं हम एनडीए के साथ इस लड़ाई को मजबूती से आगे ले जा सकते हैं, तो उन्होंने एनडीए का रास्ता चुना। बिल्कुल, यानी कि अब रास्ते एक हो गए हैं, अब रास्ते हो गए हैं और इस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं नितेंद्र जी, कुछ इस पर बोलना चाहते हैं, क्या कुछ जवाब देंगे? देखिए, विवेक जी ने बहुत जोरदारी से गर्मजोशी से स्वागत किया है ओम प्रकाश राजभर का। मेरे सिर्फ दो बातें हैं, क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी यही सवाल करना होगा, अगर सुभाष पाक प्रवक्ता होते हैं उनसे मैं यही सवाल करता कि जिस मुद्दे पर इन्होंने एनडीए के गठबंधन को छोड़ा था और क्या आज वो शर्त मान ली गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी जातिवार जनगणना कराने जा रही है? क्या सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने जा रही है? क्या पिछड़ों के उन अधिकारों के जिसके को लेकर के राजभर प्रोपेगेंडा करते रहे वो हो चुका है? और मुझे जो सूचना मिली है, जिस वजह से समाजवादी पार्टी से
उनकी अनबन हुई थी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको नजरअंदाज कर दिया था और उनसे नाता तोड़ लिया था, वो बात मान ली गई है। जो उनकी मुख्य बात थी कि उनके लड़के अरुण राजभर को एमएलसी बना दिया जाए, जिस वजह से आदरणीय अखिलेश यादव ने मना कर दिया था, वो बात भारतीय जनता पार्टी से तय हो गई है। इनको लोकसभा में कोई सीटें नहीं दी जाएंगी। 2024 में ये तय हो गया है कि इनके बेटे को एमएलसी बना दिया जाए। ये इनका व्यापार है, पिछड़ों के सौदागर हैं, राजनीतिक एक मस्करे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का मनोरंजन करेंगे, योगी जी का मनोरंजन करने के लिए आ गए हैं। इतनी सी बात है। और अगर ऐसी बात ना हो तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खंडन करें कि नहीं, उनके लड़के को एमएलसी नहीं बना रहे और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर रहे हैं और समझ गए। बताइए, जवाब दे दीजिए, क्या कुछ ये 2 आरोप लगाए यहाँ पे जी। भारतीय जनता पार्टी किसी के शर्तों को समझौते नहीं करती। हमने बहुत बार गठबंधन किए हैं, बहुत से हमारे गठबंधन में शामिल है। जनता पार्टी का प्रयास नहीं रहा है, लेकिन उनको मालूम होगा तमाम ऐसे अवसर आए जब सहयोगी दलों ने अपने समझौते बात पार्टी को रोकने की कोशिश की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन शर्तों के अंतिम झुकी नहीं है। ये बात तो शहर से मैं खारिज करता हूँ कि ऐसी हाँ बिल्कुल। चलिए डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपका रुख कर लेते हैं। जानना यहाँ पे चाहेंगे, आप खुद देख पा रहे हैं कि अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। अचानक से राजभर जी का संघर्ष दिख रहा है, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, उनका व्यक्तित्व बहुत विशेष हो गया है। क्या प्रतिक्रिया इस पर आपकी? नहीं, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, उसमें क्या दिक्कत है जी, लेकिन कुल मिलाकर के जमीनी आधार देखना होगा। राजभर को ये भली प्रकार मालूम है कि जब तक कोई भी बड़ा पार्टी का संबल उन्हें नहीं मिलेगा तब तक वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। नंबर 1 उन्हें सब मालूम है। बीजेपी को भी इनकी चाहत थी, इसलिए दोनों ने मिलकर के उनकी मजबूरी और उनकी मजबूती, जैसा कि अमित शाह कह रहे हैं, तो अब जो है गठबंधन हो रहा। दूसरी चीज, ये किसी के साथ भी जा सकते हैं। अब देखिए, राजभर का एक बयान और आया, कहते हैं सपा और बसपा ने मुझे रिस्पांस नहीं दिया जी, ये भी उनका बयान आ गया। और वो कह रहे हैं कब तक इंतजार करते। वाह, कब तक इंतजार करते। और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जब कब तक इंतजार करते तो ये 7 अक्टूबर में ऐलान करने की बात उन्होंने क्यों कह दी थी कि हम गांधी पार्क और पटना में रैली करेंगे और फिर उसके बाद वहाँ ऐलान करेंगे गठबंधन का। ये किसके लिए इंतजार था, ये किसके लिए बातचीत चल रही थी? सच बात तो ये थी कि बार्गेनिंग तेजी के साथ चल रही थी, मजबूरी दोनों की थी। और इस तरीके से, जैसे कि राजभर ने कहा मायावती को प्रधानमंत्री, उधर से भी कहीं कोई उनको मिला नहीं। सही कहते हैं, रिस्पांस नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि मायावती भी जानती है। और अभी शिवपाल का एक बयान आ गया, वो कहते हैं कि राजभर का कोई भरोसा नहीं है जी। ये कहाँ चले जाएंगे, कब आएंगे, किसको आरोप लगाने लगेंगे, कुछ करेंगे, ये कोई ऐसे राजनीतिक नहीं है। उन्होंने भी सीधे सीधे बात कह दी। तो कौन रिस्पांस देगा? इसलिए रिस्पांस देगा कि आज आपको रिस्पांस दिया जाए और कल आप फिर उन्हीं को, जब आपके निहित स्वार्थों की पूर्ति ना हो या आपने के राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति ना हो, तो आप फिर उनके ऊपर पलटवार करना शुरू कर दें। इसलिए कौन रिस्पांस देगा? अब बीजेपी को 2024 में 80 सीटें जीतनी है, इसलिए वो एक एक सीट पर पूरा गुणा भाग करके 50% से अधिक वोट का आंकड़ा बटोर रहे हैं, तलाश रहे हैं, और उसी के तहत राजभर की एनडीए में एंट्री हो गई। बिल्कुल। तो यहाँ मजबूरी कह सकते हैं कि एनडीए की है, और मजबूरी जो है वो मजबूती की है कि मजबूती कैसे हासिल की जाए। विवेक श्रीवास्तव जी, आपने सुना कि देखिए राजभर जी तो किसी के भी नहीं है, ऐसे में कितने आपके हो जाएंगे, कितना भरोसा उन पर आप कर पा रहे हैं, कितना दिनों तक चलने वाला है ये गठबंधन? लेकिन अंदर भी किसके थे, किसके नहीं थे, किसके हुए, किसके नहीं हुए जी, इसके चर्चा का दौर बीत चुका है।
ये सब थे कि आज वो एनडीए के नहीं, साथ दिक्कत यहाँ पर ये है ना कि अभी तो उनका व्यक्तित्व बहुत खास हो रहा है, उनका संघर्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन कल को बात नहीं बनी तो फिर अलग तरीके का बिल्कुल विपरीत बयान आ जाता है। ऐसे में दिक्कत नहीं हो जाती जब जनता के सामने जाना पड़ता है और उनसे बात करनी पड़े, और तब अगर यही सवाल किया जाता है तो किस तरीके से जवाब देना मुमकिन होगा? उसकी राजनीतिक यात्रा को सिरे से नकार दी। मुलायम सिंह की हमारे कुल राजनीतिक भूली गई, लेकिन हमने मुलायम सिंह का कभी राजनीतिक रूप से सम्मान नहीं किया। हमने शाहजहां को गोली चलवाने के नाते उनकी निंदा की, लेकिन राजनेता उनको कभी सम्मान नहीं किया। ये विषय अलग है, हमारे खुद विरोधी रहे। इसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी भी आज हमारे एनडीए के सदस्य हैं। हम किसी शर्तों पे इस तरह की समझौते नहीं करते। आज वो आए हैं, हमारी निवेगी अच्छे से चलेगा, नई निवेगी रास्ते अपने हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनकी राजनीतिक यात्रा को सिरे से नकार दें। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं रखती। किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक संघर्ष को आप ये कहकर के नहीं नकार सकते कि आज हमारे साथ नहीं है, उन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया। ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक यात्रा है, एक जमीन से यहाँ तक आने का संघर्ष है, उसको आप नकार नहीं सकते। पूर्वांचल में उनकी स्थिति है, इसके लिए आप आगे नहीं मिल सकते। और जिसे रमेश वर्मा जी ने कहा, हम करना चाहिए, हमारा होमवर्क है। हमारा होमवर्क अच्छा हुआ तो हमें परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। हम ये कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे समस्या है। बिल्कुल, चलिए बात कर लेते हैं नितेंद्र जी से। देखिए, उन्होंने विवेक जी भी यही कह रहे हैं कि ये एक अलग बात हो गई, व्यक्तित्व की बात क्योंकि हो रही है कि कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, लेकिन सच बात तो ये कि खेल सारा समीकरणों का है। और सवाल आपसे हम करना चाहेंगे नितेंद्र जी कि कितना जो समीकरण जो साध रहे थे आप, इस गठबंधन से समीकरणों पर कितना असर पड़ने वाला है आपके लिए? नंदिनी जी, मैंने बताया ना कि उनकी हमने जो हैसियत देखी, और हम लोग हैसियत देख करके, उसका चरित्र देख करके ही फैसले किया करते हैं। रामपुर में चुनाव लड़े थे और उनके प्रत्याशी को अंडर 500, अब परसेंटेज आप निकाल लेंगे। विवेक जी को ने उनका राजनीतिक संघर्ष देखा, उनका अपना फायदा जो है वो अपने परसेंटेज निकालेंगे। 378 वोट मिले थे विधानसभा में। इसके बाद में पश्चिम में उस सैनिक की सीट पर जहां पर चुनाव हुआ था, वहां पर भी सुभाषपा का कैंडिडेट लड़ा था, वहां 200 वोट पाया था। मैनपुरी से तो भाग गए थे। और अभी नगर निगम का चुनाव हुआ, सभी सीटों में महापौर में उनका कैंडिडेट उनके लड़े थे, किसी भी सीट पर जमानत नहीं बची और 200 से 1000 वोट किसी भी सीट पर क्रॉस नहीं हो पाए इनके कैंडिडेट। तो हम ये मानते हैं कि हमारे गठबंधन को हर सीट पर 200 से 250 वोट का नुकसान होगा। इस नुकसान की भरपाई हमारा पीडीए कर लेगा। और ये 200 के वोट की जो बढ़ोतरी हो रही है पर विधानसभा में, इसके लिए मैं विवेक श्रीवास्तव जी को और भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं कि आपको हर विधानसभा में कहीं 200, कहीं 150, कहीं 125 वोट का इजाफा हो जाएगा। इसकी आपको बधाई, लेकिन उसकी कीमत आपको बहुत भारी चुकानी पड़ेगी, ये भी आप जानते हैं। और रही बात, आपने कहा शर्तों पर समझौता नहीं होता है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, ये रूठे माने कैसे? समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने कह दिया, रिस्पॉन्स नहीं दिया, बहन जी ने उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा रिस्पॉन्स दे दिया है जिसकी वजह से वो छोड़ के गए थे और उनकी क्षतिपूर्ति हो गई और आज फिर से वो हंसते खेलते नाचते गाते भारतीय जनता पार्टी के गीत गाने लगे हैं? जरा वो रिस्पॉन्स तो बता दीजिए। आप तो शर्तें नहीं मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप राष्ट्रवादी लोग हैं, आप चरित्रवान लोग हैं, तो वो रिस्पॉन्स जरूर बता दीजिए जनता को कि आखिर वो कौन सा रिस्पॉन्स जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। चलिए, सवाल पूछा नितेंद्र जी ने, तो विवेक जी आपको मौका मिला है, आप बता सकते हैं कि आखिर बात बनी कैसे, क्या कुछ आपने देखा राजभर जी में और किसके आधार पर ये गठबंधन आगे बढ़ने वाला है? देखिए, राजभर जी ने जिस तरह से पूर्वांचल में मेहनत किया, अब हमारे डिपेंड जो उनकी पश्चिम की विधानसभाओं पर आंकड़े बता रहे हैं, उस तरह से अगर समाजवादी पार्टी को आंध्र गुजरात में चुनाव लड़ा दिया जाए, उनकी स्थिति होती है। अरे उत्तर प्रदेश की बात करो, आंध्रा की बात तो आपकी बात हम कर्नाटक और केरल में बता सकते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर लो।
तेलंगाना में आपको कितने वोट मिलते हैं मुझे पता है, केरल में आपको कितने वोट मिलते हैं मुझे पता है, मिजोरम में अभी आपने देखा, मेघालय में 40 सीटें लड़े थे, 38 में जमानत जब्त हो गई है। नितेंद्र जी आप बोल लीजिएगा, बोले नहीं दीजिए उन्हें। नितेंद्र जी जिसका पूर्वांचल में वर्ष है उसे आप पश्चिम में चुनाव लड़ा करके उसके आंकड़े बताएं कि आप तो उसको अपमानित करने वाली बातें कर रहे हैं। अरे मुबारक हो भाई आपको, हम तो मुबारकबाद दे रहे हैं। इतना सिर्फ बता दो कि माने कैसे, रिस्पांस बता दो, बस जनता जानना चाहती है। विवेक जी जानना चाह रहे हैं नितेंद्र जी की गलती कहाँ हो गई सपा से, जरा वो भी सीख लें, समझ लें कि आखिर ऐसा क्या हो गया, गलती कहाँ हो गई। समाजवादी पार्टी गठबंधन तो बहुत गलती कर लेती है, लेकिन उनका गठबंधन 2-3 महीने से बेहतर चलता है। राहुल गांधी के साथ नहीं चला, के साथ नहीं चला। अरे भाई आपका सुभाषपा के साथ नहीं चला था, वही फार्मूला हमें बताता हूँ, गलती स्वीकार कर ले रहे हैं। जिससे राजभर नाराज होके गए थे फिर से माने वही बता दो तो हम भी वही बूटी सुंघाएंगे। ठीक है, अब 29-30 का हमारे पास क्या इलाज है। बिल्कुल, देखिए फर्क भी कुछ नहीं पड़ता और तकलीफ भी बहुत हो रही है, यहाँ पर यही कहा जा सकता है। चलिए रुक कर लेते हैं हमारे साथ जैसे कि डॉक्टर रमेश वर्मा जी भी बने हुए हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, अगर बात की जाए, सभी की निगाहें इस पर टिकी थी कि आखिर गठबंधन तो होना ही है, लग ही रहा था, रुझान उसी तरफ था, लेकिन अब बात बनेगी तो कब और कैसे बनेगी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे आखिर बात बनी तो कैसे बनी होगी, क्या राजभर की ओर से किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज किया गया होगा, क्योंकि लगातार उनकी कुछ डिमांड थी, लेकिन क्योंकि सुनवाई नहीं हो रही थी सपा की ओर से तो कॉम्प्रोमाइज की स्थिति रही, या फिर जो एनडीए है और यानी कि अमित शाह जी ने कुछ सुन ली, उनकी बात मान ली, आखिर बात बनी कैसे होगी। देखिए जब बात होती है तो शर्तें भी होती हैं और शर्तें कुछ मानी जाती है, कुछ नहीं मानी जाती जी। मेरा मानना इस समय ओम प्रकाश राजभर के लिए सबसे बड़ी समस्या है अपने बेटे को इस्टेब्लिश करना। और आपने देखा होगा कि सपा के समय से, उसके पहले से वो लगातार अपने बेटे को फोकस कर रहे थे जी। और ये बताने की कोशिश कर रहे थे। चुनाव लड़ा बेटा, हार गया चुनाव। अब उनके सामने, मैं तो इस बात के लिए नहीं कहूँगा कि उन्होंने सपा से क्या एमएलसी सीट मांगी है, नहीं, बल्कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो चाहते हैं कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनका बेटा इस्टेब्लिश हो जाए। इसीलिए उन्होंने सब कुछ गुणा भाग शर्त सब कुछ किया और इसे बीजेपी ने स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि कभी कहा जाता है कि उनको गाजीपुर से लड़ाया जाएगा, कभी कोई कहा जाता है दूसरी सीट से लड़ाया जाएगा। बहरहाल लड़ाया जाएगा, उन्हें विधानसभा और विधान परिषद में भेजा जाएगा, इसमें भी दो राय नहीं है। अब कहाँ से हो जाते हैं, चुनाव जीतते हैं हारते हैं, वो एक दूसरा सवाल है, लेकिन उनको अपने बेटे को इस्टेब्लिश करना है और वो दिखाना है अपनी जाति में कि हम तो हैं ही हैं, बल्कि हमारे बाद हमारा बेटा भी है। और उस इस्टेब्लिशमेंट के लिए उनकी जो अमित शाह से बातचीत हुई है, कहा तो ये जा रहा था कि लोकसभा की 3 सीटें मांग रहे थे, लेकिन कहते हैं कि 1 सीट पर अमित शाह ने हामी भरी है, लेकिन वो कितनी सही है कितनी गलत है, क्योंकि मैं तो उसमें था नहीं, लेकिन जो सूत्र बताते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी शर्त हुई होगी उसमें सबसे बीच में एंगल होगा बेटे की स्थापना, और बेटे का जब राजनीतिक इस्टेब्लिशमेंट की बात तय हो गई होगी तभी राजभर ने जो है गठबंधन स्वीकार किया होगा। बिल्कुल, देखिए नितेंद्र जी, सच बात तो यह है कि ओम प्रकाश राजभर ने साफ कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में लड़ाई बची ही नहीं है। जिस तरीके से मजबूती के साथ अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में एनडीए नजर आ रही है इस गठबंधन के बाद, तो क्या कहना है आपका, क्या लड़ाई वाकई नहीं बची है, अब एक तरफा ये चुनाव हो जाएगा, कैसे देखते आप इसे। अब चूंकि इतने महान लोग हैं, अब लड़ाई बची नहीं तो चुनाव की आवश्यकता भी मुझे लगता है नहीं, घोषणा कर दी जाए कि क्यों जनता का पैसा बार बार बर्बाद कराया जाता है, चाइना की तरीके की व्यवस्था करते हैं। मोदी जी आजीवन ताउम्र प्रधानमंत्री रहे। देखिए अभी आपकी पार्टी कह रही है कि उनका कोई चरित्र नहीं है, चेहरा नहीं है, आप कह रहे हैं महान, हम समझते हैं कि वो व्यंग की बात है, लेकिन सच बात यह है कि मजबूत तो एनडीए अब नजर आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एनडीए अब मजबूत हो गई है, दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से जी, आज क्या जरूरत पड़ गई कि 10 सालों में कभी भी एनडीए की माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा नहीं की, कभी बैठक नहीं हुई। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को एनडीए की बैठक करने की आवश्यकता पड़ रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की
जो सत्ता थी वो खिसकते नजर आ रही है। आज प्रधानमंत्री जी जो दंभ से और अहंकार से चूर थे, आज उनको भी दहशत लगी है। इसलिए आज एनडीए के उन तमाम छोटे छोटे घटक दलों को जिनकी राजनीतिक हैसियत और पार्लियामेंट के अंदर उनकी सदस्यता शून्य, आपके 17 दल हैं एनडीए में, जिनमें से 6 दल ऐसे हैं जिनकी 0 भागीदारी है पार्लियामेंट के अंदर। 6 ऐसे हैं 7 ऐसे हैं जिनमें एक सांसद है, और बाकी 4 ऐसे हैं जिनमें से एक अनुप्रिया पटेल का भी दल मान लिया जाए। और सिर्फ इसलिए तवज्जो है कि माननीय प्रधानमंत्री की लोकसभा सीट जो बनारस है, वहां चूंकि अपना दल का आसपास के क्षेत्रों में उसका अपना प्रभाव है, इसलिए अनुप्रिया पटेल को 1 सीट, और इसके बाद बाकी लोगों की क्या स्थिति सबको पता है, किसी की एंट्री तक नहीं थी। ये चूंकि जब पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर ये जो पीडीए बन गया और हमारा यूपीए मजबूत हो गया, और इसकी बैठक पटना में हुई, और इसके बाद जो बंगलौर में बैठक होने जा रही, इसका डर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। इसलिए उन तमाम छोटे छोटे 1 और आधे % तो जीत का लक्ष्य ना लेकर आपकी खुशी इस पर है कि आपने डरा दिया है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो घबरा गए हैं, आपने डरा दिया है, जीत का लक्ष्य ना देखते। यही तो फर्क है। क्या किया जाए, एनडीए जिस तरीके से लगातार एक एक कर तोड़ रहा है, अपने खेमे में लोगों को ला रहा है और मजबूती से पैर जमा रहा है, लेकिन आपकी खुशी सिर्फ इतने में है कि हमने डरा दिया, हमने कहीं ना कहीं वो खौफ में आ गए आपकी वजह से। विवेक जी, सबसे पहले आपसे जानना, चलिए आपसे जानना, बिल्कुल मैं आप ही के सवाल को पहले मैं विवेक जी से जान लूं, क्या वाकई में आप डर गए हैं, क्या इस तरीके घबरा गए हैं जिसकी वजह से अब इस तरीके के गठबंधन सामने आ रहे हैं, ये बैठकें सामने आ रही हैं? लेकिन अंदर भी विपक्ष का हाल ये है, चिकनी मेरी पत्नी मेरी ऊँट मेरे बाप का। हम बैठक करें तो साहब क्यों कर रहे हैं, ना करें तो क्यों नहीं कर रहे हैं। हम ये विपक्ष का रवैया है, ये करें तो ठीक, हम करें तो सारा गड़बड़ है। अरे ये हमारे एनडीए सदस्य हैं, पहले भी रह चुके हैं, लौट के आए हैं, आप मुझे भटका ले गए थे, तब तो ठीक था, अब वो हमारे यहाँ आके तो गलत हो गया। ये बातें नहीं होनी चाहिए। वो एक स्वतंत्र दल के रूप में अपना उनका राजनीतिक जीवन है, जिधर उनको लगेगा कि हाँ हमको इस घटक के साथ चलना है, वहाँ वो रास्ता तलाशेंगे। उन्हें लग रहा है कि नहीं एनडीए के साथ उनका रास्ता आगे जा सकता है, वो एनडीए में आए हैं, 18 तारीख की बैठक में रहेंगे और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी आपकी। आप अपनी सदस्य संख्या बढ़ा रहे हैं, 2024 के चुनाव के दृष्टिकोण से हम भी अपने पेश कस रहे हैं। आप अपना होमवर्क करिए, हम अपना होमवर्क करें। हमारी कॉपी में आप झांकने वाले कौन होते हैं? निरंजनी जी, क्या जवाब? जी नंदिनी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी होमवर्क पूरा नहीं हो पाया, अभी और होमवर्क की जरूरत है। 2014 के चुनाव में 24 दलों का गठबंधन हुआ, तो वो और होमवर्क कर लेंगे, और बैठकें हो जाएंगी। मैं उन्हीं की हैसियत बता रहा हूँ। 14 में राजभर 7 नहीं थे, 17 में 7 थे, 19 में 7 थे, तो सीटें घट गई थी। अब इसके बाद में ये फिर से 75 सीटें आई थी इनकी उत्तर प्रदेश के अंदर 14 के चुनाव में, लेकिन जब वही 19 का चुनाव हुआ तो वही सीटें घट करके 65 हो गई। तब प्रकाश राजभर 7 में थे, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में थे उत्तर प्रदेश में, और इसके बाद में 22 में आ जाएंगे। देखते भाई, बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ, आपने अच्छा किया, पिछड़ों के एक बड़े नेता को स्टेब्लिश किया। देखिए, अगर वो फायदेमंद नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो सीधे सीधे मना क्यों नहीं करते आप उनको? तो जितनी तो रही लोहार जितनी जातियां एक साथ में गिनाते हैं, सबको एक एक सीट देनी पड़ेगी, तो कम से कम 10 से 15 सीटें आप उनको दीजिए। हम बधाई देना चाहते हैं उनके उस गठबंधन में शामिल होने के लिए, ताकि पिछड़े समाज का हित हो। जातिवाद जनगणना कराइए, सामाजिक न्याय समिति को रिपोर्ट को लागू करिए। हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल होने के लिए। विवेक श्रीवास्तव जी, जातिगत जनगणना को मुख्य मुद्दा बनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं अब सवाल यही उठ रहा है कि जिस बात को लेकर सपा के साथ थे ओम प्रकाश राजभर, क्या एनडीए में शामिल होने के साथ, गठबंधन के साथ में इस पर भी बात बन रही है? क्या जवाब है? लेकिन जनगणना पे स्वयं ओम प्रकाश राजभर जी कह चुके हैं कि जो सपा सत्ता में थी तब इस पर चर्चा क्यों नहीं की, और तमाम दल इस पे प्रयास करके देख चुके हैं। जनगणना का कोई औचित्य नहीं दिखता, तो विषय तो सिरे से खारिज है। ओम प्रकाश राजभर के एनडीए के सदस्य हैं, एनडीए के अपने एजेंडे हैं, उस एजेंडे में सब लोग शामिल हुए हैं, उसके काम होगा, उसके लोग
आगे आएंगे, देश निर्माण में सहायक बनेंगे। आज हमारे मित्र की पीड़ा ये है, जिन्हें समाज किनारा सके वो लौट के लिए में आ गए। और आप ले गए थे, आप बच्चों ने संभाल कर रख लिया, अब आप अपना घर नहीं संभाल पाते। अरे वो हमारे घर में नहीं थे भाई, हमारे पड़ोस में आए थे, घर में नहीं आए थे, हमारे पड़ोस में थे। अब आपके पड़ोस में बस गए जाकर के। ये किराएदार है, जहाँ से सुविधा मिलती है वहीं चले जाते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा बत्ती ज्यादा आ जाती थी, आपके यहाँ बत्ती 24 घंटे मिल रही है। आज ओम प्रकाश राजभर आपको बुरे लग रहे हैं? हमें बुरे नहीं लग रहे। अरे हमारे भाई पड़ोस में बस गए थे आकर के, हमने उनको संभाल के रखने की कोशिश की, लेकिन हमारे मोहल्ले में बत्ती ज्यादा जाती थी आपकी सरकार में, इसलिए वो आपके पास आ गए। वहाँ इन्वर्टर की सुविधा है। ज्यादा जाने से तो आम जनता भी परेशान है, ऐसा कहेंगे तो ये तो बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ जाएगा, हमें लगता है आप पर। मैं सही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बत्ती ज्यादा जाती थी, हमारे पड़ोस में बसे थे, आरोप और प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। और बहुत अच्छी बात है कि आज सहूलियत ये हो गई है कि सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए जो आपके जो प्रत्यारोप होते हैं, आरोप होते हैं, वो वहां पहुंच जाते हैं, वहां से भी जान सकते हैं। लेकिन जो कंक्लूजन है वो बहुत जरूरी है। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, यहाँ पर आपसे जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई होने वाली है, जो चुनाव होने वाला है, वो अब एक तरफा हो जाएगा, यानी कि लड़ाई है ही नहीं, उनका ये कहना है। इस पर क्या प्रतिक्रिया? आखिरी नोट। देखिए, अब राजभर को तो ये कहना ही है, और ये नहीं कहेंगे तो क्या कह देंगे कि नहीं साहब बड़ी कांटे की लड़ाई होगी? क्या वो ये कह देंगे कि नहीं बड़ी त्रिकोणात्मक लड़ाई होगी? वो तो ये कहेंगे ही। और अब जब आप अखिलेश से पूछते हैं तो अखिलेश भी ये कहते हैं कि 80 में 80 हम जीतेंगे, पीडीए जीतेगी। तो ये तो अपने दावे होंगे। लेकिन एक बात यहाँ समझ लीजिए, कहते हैं कि इस समय जो लड़ाई हो रही है एनडीए और यूपीए में, तो कहते हैं कि एक लाइन है कि आराधन को दो आराधन से उत्तर, जो जैसा कह रहा उसका जवाब दे दीजिए। इधर क्या हुआ कि विपक्ष जो है वो एक होने लगा, तो बस फिर इसी के साथ में एनडीए ने भी तैयारी कर ली कि हम भी जवाब देंगे। 18 तारीख को उधर बैठक, 18 तारीख को उधर बैठक। और क्या हुआ, पटना में 15 दल थे और अब बेंगलोर में 24 दल जा रहे हैं। अब एनडीए को लगा कि इससे समाज में मतदाताओं में भाई इनके 24 हैं, इनके पास, तो अब इन्होंने भी अपना जो है एनडीए का परिवार बढ़ाना कोशिश की। अभी 18-19 आ गए हैं। अब जीतराम मांझी को ले लिया, चिराग पासवान को ले लिया, राजभर को ले लिया। लेकिन इनका प्रयास ये था कि हम शिरोमणि अकाली दल को फिर से एक बार ले आएंगे, हम अन्य दलों को भी लाएंगे। अभी उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर लड़ाई इस बात पे हो रही है कि अगर तुम मजबूत, तुम शेर तो हम सवा शेर, वो बोले शेर तो वो सब। ये लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई अभी और रोचक हो जाएगी। जरा 2024 को और नजदीक आने दीजिए तो आपको लगेगा कि कितना सुंदर, कितना रोचक, कितना दिलचस्प ये जो है लड़ाई होने जा रही है। और वही कारण है कि चाहे राजभर हो, चाहे अन्य लोग हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो देखना होगा कि लड़ाई किस ओर जाती है और किसके हाथ में सत्ता आती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए जेएमटी न्यूज के साथ। थोड़ी